Hello and welcome back to your history class. Today I will be starting a new chapter with you, the three orders. This is an introductory lecture and from the Islamic lands, from the Mesopotamian civilization that we read, from the beginning of civilization, अब हम लोग यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे अब हम उस एरा में हैं जहाँ civilizations are formed and they are flourishing in different ways, right? इस चैप्टर में ये जो थ्री ऑर्डर्स हैं आई विल टेल यू अबाउट द community life and the political life that existed in Europe in the right from the 9th century to the 16th centuries, right? So just telling you little about the background of what happened कि जब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, ग्रीक एम्पायर के बारे में पढ़ा था और कैसे ये एम्पायर्स जो थे वो यूरोप को होल्ड करते थे, यूरोप दे रूल्ड ओवर यूरोप. सो बेसिकली रोमन कल्चर, ग्रीक कल्चर फॉलो होता था. As time passed by, many religions took birth, different religions. Christianity obviously existed long before, but Islam came into being. Then Jewish or Judaism came into being, या फिर Zoroastrianism came into being, यानी कि यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ये अलग अलग religions थे जिन्होंने they took birth or they started spreading in the whole world. तो जो कल्चर था दुनिया का, it was very much affected by the various inventions and discoveries that were taking place. In the meantime हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे जो जर्मनी के लोग थे या छोटे छोटे ट्राइब्स थे विद जर्मन ओरिजिन, they also started occupying regions in Italy, in Spain, in France, right? और क्योंकि ऐसा कोई एक आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर ऐसा कोई पर्टिकुलर एम्पायर नहीं बना, कोई ऐसा साम्राज्य नहीं बना रोमन एम्पायर के बाद जो कि पूरे यूरोप को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में बांध सके या एक मिलिट्री कम्युनिटी में बांध सके, या देयर वाज लैक ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दैट कुड bind the whole of Europe together. So Europe was divided into various countries, और हर कंट्री में monarchical system of government was followed during that time. monarchical system मतलब जहाँ पे राजा रूल करता है, ओके तो और जहाँ पे ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जहाँ राजा रूल कर रहा है अपनी प्रजा को, तो वो हायरार्कियल भी होता था एट द सेम टाइम. मतलब कि एक ही परिवार में, जैसे कि अगर राजा जो रूल कर रहा है वो मरेगा तो उसका बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा या उसके बाद उसका बेटा बनेगा. विमेन ऑल्सो हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल कि अगर किसी राजा के पास बेटा नहीं था तो बेटियां भी राज करती थी, बट दे हैड टू, बिकॉज इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी प्रूव करना पड़ता था उनको कि वो उस सिटी या उस पोजीशन या उस थ्रोन के लायक हैं. ओके, सो दैट वाज द बैकग्राउंड. इसी बीच में जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन था, ईसाई धर्म, वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा एंड इट स्टार्टेड हैविंग अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन यूरोप. यानी कि यूरोप में ये जो रिलीजन था उतना ज़्यादा बढ़ गया कि वी सी दैट
not only religiously but politically also Christianity had became very very strong, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो प्रीस्ट्स को, क्लर्जी को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस देते थे। और जैसे जो पोप है, जो कि हेड ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी उस ज़माने में होते थे, तो इस ज़माने में भी हैं, लेकिन दैट टाइम इट वाज ओनली Christians. They were only called as Christians because Protestants came later on when Christianity was divided into two sects. तो इस समय सिर्फ Catholics थे। So these now the head of the Christians was the Pope, who used to live in Rome, and the priests also had a very very important role to play in the administration of किंगडम। ठीक है, तो अगर पहली पोजीशन पे राजा है तो नेक्स्ट टू द किंग वाज द क्लर्जी। जो ये प्रीस्टली क्लास है उसको क्लर्जी कहते हैं। और ना ही वो पॉलिटिकली दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट दे ऑल्सो मीन्स दे वर ऑल्सो अ रिच सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो चैरिटी राजा लोग देते थे या जो उन लोग की पोजीशन थी या इतना लैंड उन लोगों के पास था, इट वाज गिवन एज गिफ्ट्स और चैरिटी टू द चर्च। सो द चर्च ऑल्सो बिकेम वेरी वेरी डोमिनेंट, राइट? सो इवेंचुअली व्हेन वी डिस्कस अबाउट दीज थ्री ऑर्डर्स, तो थ्री ऑर्डर्स का मतलब है कि तीन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी नाइन्थ सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक जिसने यूरोप पे होल्ड किया था। यानी कि फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू द 16th सेंचुरी, what were the levels of society that existed and dominated the society at that time? Okay, so there's three different categories, social categories, जिसमें society divided थी। सबसे पहले था Christian priests, secondly land owning nobles यानी कि जमींदार, and the third was the peasants यानी कि farmers। ठीक है, now the changing relationship, ना इसमें आप सोचेंगे कि मैम ने राजा का नाम तो लिया ही नहीं। राजा is the head of the state, okay, so we are not discussing that. He was least bothered about क्या हो रहा है उसकी प्रजा के साथ। तो जो ये तीन कैटेगरी के लोग थे एक्चुअली ये रूल करते थे। राजा वहाँ होता था, ये तीन कैटेगरी के लोग राजा को खुश रखते थे, राजा इनको खुश रखता था। इट वॉज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीबडी वॉज अंडर, एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल। ओके, what actually these three were doing in reality, the king was not aware of, because he was busy expanding his empire, fighting wars and using his wealth according to his choice। उसकी choice में उस wealth को बढ़ाना नंबर वन, उस wealth को misuse करना, उस wealth से show off करना, वो उसका काम था। तो बहुत कम राजा लोग दिखते हैं, बहुत कम heads of the state we find during this time who really cared for their people or their kingdom or what actually existed during that time, right? So over the, अब सवाल ये होता है कि हम लोगों को कैसे पता चला ये, यानी कि what are the resources or what are the sources of this information? तो सबसे पहला सोर्स है जो हमको मिडीवल पीरियड में ले जाता है, जो हमको ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बताता है यूरोप की, और जो हमको सोसाइटी के बारे में बताता है यूरोप की, वो है चर्च। ओके, बिकॉज चर्च में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एक्चुअली चर्च वॉज वेरी वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। So it used to keep details of birth, death, marriage, और सब लिखित होता था। So we have found lots of records
which have made it possible for us to understand कि उस ज़माने में what was the structure of the family, society कैसी थी, कैसी cultural life थी, काफ़ी कुछ हम लोगों को देखने और पढ़ने को मिलता है. Then lots of inscriptions have also been found, जिसमें फेस्टिवल्स कैसे बनते थे, कम्युनिटी लाइफ कैसी थी सोसाइटी में, और क्या 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 काम करते थे, कैसे टैक्सेस थे, कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता था. ऑफ कोर्स आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल when we start reading the chapter. So all this is available to us through the records which we have got from the church. Basically in this chapter, or basically we will study about feudalism, जो कि इस पीरियड का मेन कैरेक्टरिस्टिक था. ओके, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि it's generally it started from France, then it spread to different parts of Europe, but फ्रॉम 900 to 1300 फ्यूडलिज्म जो था वो फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. अब फ्यूडलिज्म क्या था? फ्यूडलिज्म वॉज एक्चुअली द वर्ड फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड. ओके, फ्यूड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, right? So it refers to the kind of society that developed in medieval France and later in England and southern Italy. जो कि हम अगर आसान शब्दों में बोले तो जमींदारी सिस्टम क्या होता था, कहाँ पैदा हुआ, कैसे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में स्प्रेड हुआ, और जो फ्यूडलिज्म शब्द है वो जर्मन वर्ड फ्यूड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा. सो जितनी लड़ाइयाँ या जितने जो पूरा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या हम कहें कि पूरी हिस्ट्री जो है, उसका मेन सोर्स ये ज़मीन का टुकड़ा ही है. दैट मीन्स दिस लैंड is the source of everything that we find in Europe. So it all in earlier stages, this land जो था उस पे basically agriculture होता था. Okay, it was used to produce crops. Now these lands were under the zamindars. Okay, जिसको हम feudal lords कहते हैं. जो feudal lords थे, क्योंकि उन लोग के पास इतनी ज़मीन और जायदाद था कि वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल लोग थे. सो दैट इज़ वाई वी गिव देम द सेकेंड प्लेस, बिकॉज they became very very powerful, because they were very very rich, because they were called landlords or feudal lords, right? फर्स्ट प्लेस पे हम अभी भी क्रिश्चियन प्रीस्ट्स को रखते हैं, क्योंकि जो ये ज़मीन थी ये चैरिटी के तौर पे या फिर टैक्सेस के तौर पे, रिलीजियस टैक्सेस के तौर पे चर्च को दी जाती थी. ओके, जब चर्च को दी जाती थी तो ये अक्यूमुलेट होके ये काफ़ी ज़्यादा हो गई. तो चर्च ऑल्सो बिकेम इक्वली रिच एंड पावरफुल लाइक द लैंडलॉर्ड्स. एक ये भी इम्पोर्टेंट बात थी कि क्योंकि जैसे कि हर रिलीजन में आपने शुरुआती दौर में, हर रिलीजन के शुरुआती दौर में जो प्रीस्टली क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दे यूज टू टेल people about the religion, they used to tell them about various things that the religion consisted. So लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे प्रीस्ट को, और उन लोगों का जो सोसाइटी में जो उनकी पोजीशन थी वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हुआ करती थी. तो धीरे धीरे लाइक अर्लियर इट वाज these priests were only limited to their religion, but later on they also started participating politically. So they became all the more important.
ऑल द मोर पावरफुल, क्योंकि जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे या रिच किंग्स एंड क्वींस थे वो इन लोगों की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते थे. So whenever they had to fight a war, or they wanted to get married, or they wanted to take important decisions, the advice of the priests were also taken into consideration. Okay, उनकी बात भी मानी जाती थी, उनसे सलाह मशवरा होता था और काफ़ी कुछ उनके कहने पर किया जाता था. इसलिए जो चर्च था या प्रीस्ट थे वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थे. सो ये तो प्रीस्ट था. सेकंड ज़मींदार तो थे ही पावरफुल, क्योंकि उनके पास ज़मीन थी, जायदाद थी, और इन्हीं ज़मीन पर जो खेती होती थी वो कौन कर रहे हैं? द फार्मर्स और द पेजेंट्स या किसान, जो कि उस लेवल में जो हमारा जो थर्ड जो मतलब अगर हम नीचे से लेवल देखें तो सबसे नीचे के तबके के लोग थे फार्मर्स, सेकंड पे नोबल्स या लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, और फर्स्ट पे प्रीस्ट्स. राइट, सो दीज वर द three orders which existed in France, in England, and a large part of southern Italy. Now जो feudalism था, that went on to after, like, for a very very long period of time, it started affecting the social and political aspects of life also. ठीक है. और हम लोग ये देखते हैं कि जो फ्रेंच किंग थे चार्लमेन, जो 742 से 814 तक रूल करे हैं, he was one of the fathers who established feudalism in large parts of Europe, and it existed mainly in the 11th century. सो शुरुआती दौर में 9th सेंचुरी से फ्यूडलिज्म शुरू हुआ, और जो 16th सेंचुरी तक वो पूरा फैल चुका था. पूरा आई शुड से इट वाज लाइक it was just well settled in Europe, and the feudal lords became very very powerful, very very rich, and it was like, obviously जब आपके पास पावर होता है, जब आपके पास पैसा होता है, तो you generally tend to misuse them. So in the coming chapter, when we will read, we will study कैसे ये जो 3 orders थे, इन लोगों के रहने के तौर तरीके क्या थे, इनकी जो पोजीशन थी वो सोसाइटी में क्या थी, और कौन अपने पावर को मिसयूज़ करता था. Right? So we will read the chapter. We will start the chapter from next week. I hope this introduction is clear to you. Please read the chapter as well. Take care. Have a nice day.